जय हिंद दोस्तों। तो इस सीरीज़ में हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे और ये 11th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें आपको थ्योरी बहुत कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाने को मिलेगा और आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल इसे पढ़ते हैं तो IIT NIT लेवल का क्वेश्चन वेरी इजीली आपसे बन जाएगा और इसे हम देखेंगे। और ये मेरा खुद का बहुत ही फेवरेट पार्ट है ये फिज़िक्स का, क्योंकि इसमें हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं और क्वेश्चन बनाने के लिए आपको आइडिया चाहिए होगा। थ्योरी वही रहेंगे लेकिन आइडिया अगर आपके पास नहीं निकल रहा है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और ये करने के लिए आपको बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, कंसेप्चुअल पढ़ाई होना चाहिए। तो इसका हम थ्योरी देखेंगे और अगर आप कंसेप्चुअल अगर पढ़ते हैं थ्योरी को मेरा तो आपसे IIT NIT लेवल का क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो हम उस लेवल तक इसमें कराएंगे, मैकेनिक्स का पूरा पार्ट इसमें कवर करेंगे। और ये सबसे लंबा चैप्टर है फिज़िक्स का, 11th का लगभग 60% हमारा मैकेनिक्स ही मान के चलिए और इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन भी आएगा IIT में NIT में 11th के पार्ट का अगर हम करें तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स हमारा चैप्टर है। देखिए मैकेनिक्स में जो है फिज़िक्स का वो पार्ट है जिसमें हम पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन का कॉज के बारे में स्टडी करेंगे और मोशन का क्या इफ़ेक्ट होगा उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए इसका कुछ सिलेबस बता दें कि किस तरीके से पढ़ेंगे, इसका पार्ट क्या क्या है उसे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मैकेनिक्स को दो पार्ट में पहले बांटा जाएगा। एक हो गया रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दूसरा हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स। दूसरा हो गया फ्लूइड मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो रिजिड बॉडी किसे कहेंगे, पढ़े होगे, बहुत बार पढ़े होगे आप लोग। रिजिड बॉडी उसे कहेंगे जिस पे आप किसी भी प्रकार का फोर्स एग्जर्ट करके उसका शेप को डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, शेप को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा बॉडी पाना पृथ्वी पे मुश्किल है। आप एक लिमिट तक फोर्स लगाएंगे तो वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, ज़्यादा लिमिट में लगाएंगे तो ऐसा कोई बॉडी है नहीं जो अपना शेप नहीं चेंज करे। लेकिन हम एज्यूम करेंगे जो बॉडी पे फोर्स लगा रहे नहीं चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत भी लगा रहा है तो हम उसको रिजिड बॉडी लेंगे। सिंपली हम समझेंगे कि ठीक है फोर्स लगा, ये चेंज नहीं हुआ इसका। और रिजिड जैसे कि आपका पेन हो गया, ये है ना, इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिफॉर्म अभी नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसे हम रिजिड बॉडी लेके चलेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स लिक्विड वाटर जैसे हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, तो उसका भी मोशन होता है ना, बस भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वाटर कहीं पे फ्लो करता है तो हम कहते हैं ना कितना रेट से फ्लो कर रहा है, रोटेट भी करता है ना, तो उसका भी अपना मैकेनिक्स होता है, उसको भी हम देखेंगे। पहले रिजिड बॉडी का मैकेनिक्स देखेंगे, इसका मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, मोशन का इफेक्ट के बारे में जो भी है सारा पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में देखेंगे। क्लियर है। जेली टाइप का जो चीज़ें होंगे वो रिजिड बॉडी में नहीं आएंगे क्योंकि वो डिफॉर्म हो जाएंगे। रुई जो हो गया या आटा जो गुथा हुआ है वो सब रिजिड बॉडी में नहीं आएंगे क्योंकि वो सिंपली उसका शेप है जो डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, रिजिड बॉडी वही होगा जिसका शेप इजीली वे में कम से कम डिफॉर्म नहीं हो। ठीक है,
तो अब इसका भी पार्ट होगा, रिजिड बॉडी का भी पार्ट होगा। और रिजिड बॉडी में दो तरीके का इसका मोशन होगा। रिजिड बॉडी जो होगा, एक हो गया ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, और इसमें दूसरा हो गया रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन कब कहेंगे? जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट का जो मोशन हो आइडेंटिकल हो, समान हो। समझ गए ना? अगर ये पार्टिकल, ये हमारा होल बॉडी है, ये वाला छोटा सा ये पार्टिकल अगर 2 मीटर से नॉर्थ में जा रहा है तो यहाँ वाला भी पार्टिकल 2 मीटर नॉर्थ में ही जाएगा। क्लियर है? इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका भी वही एक्सेलरेशन होगा। मोशन का मतलब यही हुआ कि जितना भी हमारा मोशन के बारे में, जैसे हो गया हमारा वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा सभी का समान होगा। हम मोशन कह देंगे तो आप समझिएगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, जो भी चीज़ें होंगे हर एक पार्टिकल का एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर है? तो इसको और भी एक नाम दिया गया है और वो है लीनियर मोशन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन में बॉडी का हर एक पॉइंट और हर एक पार्टिकल सेम मोशन करता है, आइडेंटिकल मोशन करता है, इसीलिए इसे एज ए होल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ठीक है, हम इतना एक बॉडी को हम ना डिस्कस कर करके, क्योंकि सभी तो सेम ही से चाह रहा है, तो किसी एक पॉइंट पूरा को एज ए होल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। ये बॉडी था और इसे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो और फिर इसका मोशन को डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में हम टोटल बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और फिर इसका मोशन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन आप समझ गए होंगे। रोटेशनल मोशन जो होता है, रोटेट कर रहा है, ये बॉडी है हमारा, इस तरीके से ओमेगा से सपोज करो कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये सपोज करिए है और ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का स्पीड अलग होगा, इस पॉइंट का स्पीड अलग होगा, इस पॉइंट का स्पीड अलग होगा, इस पॉइंट का स्पीड अलग होगा। हर एक स्पीड नहीं, वेलोसिटी की बात करें, हालांकि स्पीड भी अलग होगा, एक्सेलरेशन भी अलग होगा, समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग ही होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं इस पॉइंट, इसके अक्रॉस हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो बॉडी का हर एक पॉइंट का जो है मोशन है जो डिफर करेगा, है ना। हम कह सकते हैं द ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी विल परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, हर एक का अलग अलग मोशन होगा, एक्सेलरेशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट अलग होगा। क्लियर है? तो उसमें हम कहेंगे कि वो रोटेशनल मोशन है। उसमें हम बॉडी को एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि हर एक का मोशन है जो अलग अलग है। क्लियर है? तो वो हमारा रोटेशनल मोशन में आएगा। तो हम अब ट्रांसलेशनल मोशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम रोटेशनल मोशन को देखेंगे। क्लियर है? तो आइए, ट्रांसलेशनल मोशन भी कुछ पार्ट में डिवाइड होंगे, और ये ट्रांसलेशनल मोशन जो है ये 3 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। एक है काइनेमेटिक्स, दूसरा हो गया डायनेमिक्स, तीसरा हो गया एनर्जेटिक। ठीक है, तो पहला काइनेमेटिक्स, दूसरा
डायनेमिक्स, तीसरा इनर्जेटिक। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ पार्टिकल के मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे विदाउट आप उसके कॉज को जाने हुए। ठीक है, हम सिर्फ मोशन हो रहा है तो मोशन के बारे में हम उसका डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, पोजीशन हो गया, ये सब के बारे में हम सिंपली जानेंगे कि कितना से ऑब्जेक्ट चल रहा है, कितना स्पीड से चल रहा है, या कितना वेलोसिटी से चल रहा है, या कितना उसका एक्सेलरेशन है। कॉज को जानने की ज़रूरत नहीं, किस कारण से वो मोशन है उसको जाने बगैर हम इसमें पढ़ेंगे पार्टिकल के मोशन को। ठीक है, दूसरा में डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स में हम उसका कॉज जानेंगे, अगर मोशन हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, जैसे फोर्स लगता है तो कोई पार्टिकल मोशन में आता है या मोशन में है तो वो मोशन उसका जो भी है वो रुकता है चाहे चलने लगता है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कॉज ऑफ मोशन, है ना, मोशन का क्या कारण है। और तीसरा है इनर्जेटिक, यानी इफ़ेक्ट ऑफ मोशन, इफ़ेक्ट क्या होगा मोशन के कारण, उसके बारे में इनर्जेटिक में देखेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसमें क्या है, नहीं है, कितना एनर्जी है ना, किसी उसे रोकने के लिए हमें कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, या किसी से टकराता है तो उसमें क्या इफ़ेक्ट होगा, कितना एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, वो सब हम इनर्जेटिक में देखेंगे। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में, रिजिड बॉडी के लिए, फ्लूइड के लिए। रिजिड बॉडी में भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल अलग अलग पार्ट है। ट्रांसलेशनल में भी 3 पार्ट वाइज में हम देखेंगे। तो सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेम एज रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में भी ये तीनों होंगे। ठीक है, रोटेशन पार्ट में भी काइनेमेटिक्स होंगे, डायनेमिक्स होंगे और इनर्जेटिक होंगे। ठीक है, अब ये जैसे चेन बन के ये आया रिजिड बॉडी के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए भी सेम होंगे। ठीक है, इसके लिए भी ट्रांसलेशनल होंगे और इसके लिए भी रोटेशनल होंगे, क्योंकि आप देखते होंगे पानी भी कभी कभी रोटेट करता है, ऐसा कुछ है ना। तो उसके लिए भी ट्रांसलेशनल तो जान ही रहे कि फ्लो वाटर जो हो रहा है नदी में, तो ट्रांसलेशनल मोशन है ना। अब ट्रांसलेशनल में भी, इसमें भी आपको 3 पार्ट होंगे, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और इनर्जेटिक। और इसमें भी सेम काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स और इनर्जेटिक। क्लियर है। तो पहले इस पार्ट को कवर किया जाएगा रिजिड बॉडी में, और रिजिड बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन, फिर रोटेशनल मोशन, और फिर मिक्स फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी। समझ गए ना। क्योंकि जनरल केस में जो है पार्टिकल जो मोशन करता है वो ट्रांसलेशनल भी होता है, रोटेशनल। इसे आप फेंकिएगा तो ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा, तो दोनों साथ में ही होता है। ये भी हो सकता है कि अलग ट्रांसलेशनल ही सिर्फ हो और सिर्फ रोटेशनल भी हो, ऐसा भी है। तो ट्रांसलेशनल हम पढ़ेंगे पार्शियली, फिर रोटेशनल पढ़ेंगे पार्शियली, फिर ये दोनों को मिक्स फॉर्म में देखेंगे। क्लियर है। तो चलिए काइनेमेटिक्स से देखते हैं। फिर पहला हमारा जो पार्ट है काइनेमेटिक्स, और उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स देखने से पहले थोड़ा सा हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देख लेते हैं, क्या है नहीं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मैकेनिक्स को डील अगर हम करते हैं तो इसके बगैर मैकेनिक्स डील ही नहीं हो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चाहे वो रोटेशनल हो या ट्रांसलेशनल हो, किसी भी प्रकार का मोशन हो, या हम मैकेनिक्स को अगर डील करेंगे तो आप एक रेफरेंस मानेंगे और वहीं से सारा चीज़
का डिस्कशन होगा। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम जहाँ से हम ऑब्जेक्ट का या पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में? एक एक्सिस होंगे, है ना, एक्सिस चाहिए, है ना, वो शायद वो चाहे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए या पोलर, ठीक है, कार्टेशियन का लीजिए, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लीजिए, आइदर आप पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्टेशियन और पोलर में आप समझते हैं, अगर हम पॉइंट्स को उसके एक्स वाई जेड के डिस्टेंस के टर्म में लिखते हैं, है ना, और पोलर फॉर्म में जो है आप एक रेडियस या उसका लेंथ और एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैथ का पॉइंट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे जो है हम कहेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक आपको ऑब्जर्वर होना चाहिए जिस पॉइंट पर आपने पॉइंट को रेफरेंस माना है, जहाँ से चीज़ें को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारा रेफरेंस हुआ, वहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठेगा और उसमें आप एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, एक्सिस बना लेंगे। ठीक है, और इसके पास एक वॉच देना है, घड़ी देना है। ठीक है, क्योंकि मोशन का जब डिस्कशन होगा तो टाइम देखना ज़रूरी है कि किस समय कितना दूरी था, क्या पोजीशन था, क्या एक्सेलरेशन था, क्या वेलोसिटी था, क्या फोर्स लग रहा था, सारा चीज़ का आपको टाइम के अनुसार से देखना है उसका, है ना। तो एक घड़ी होना चाहिए ऑब्जर्वर के पास, और एक हमारे पास कोऑर्डिनेट का होना ज़रूरी है, यानी एक्सिस हमको चाहिए, और क्योंकि उससे हम उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, चाहे वेलोसिटी मेजर करेंगे, जो भी चीज़ इसी से हम फ्रेम से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। ये दो प्रकार के होंगे, ठीक ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होंगे, इनर्शियल फ्रेम और दूसरा जो हो जाएगा नॉन इनर्शियल। फ्रेम लिख रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा समझिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है। तो पहला हो गया इनर्शियल फ्रेम और दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो मोशन का डिस्कशन दोनों तरीके का फ्रेम से हो सकता है, लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। इनर्शियल फ्रेम हम उसे कहेंगे जो फ्रेम जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सपोज करो ये हमारा इनर्शियल फ्रेम है और यहाँ ऑब्जर्वर है, तो या तो ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, वेलोसिटी हम बोल रहे हैं, मूव करे और रेस्ट में हो, या तो वो रेस्ट में हो और नहीं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी ना तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये फ्रेम अगर मूव कर रहा है, या तो ये रेस्ट में ही है, जैसे ग्राउंड पे हम खड़ा हैं, है ना, तो रेस्ट में हम हैं। आप देखिए, अर्थ को हम इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं क्योंकि हम अभी सिंपल हम कह सकते हैं कि स्पेस लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर स्पेस लेवल पे वर्क हम करेंगे तो अर्थ हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही एक एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम ग्राउंड यहाँ हम अर्थ के सारा मोशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान सकते हैं, और जो चीज़ें अर्थ पे रुकी हुई है, रेस्ट में है, वो सारा इनर्शियल फ्रेम हो सकता है ना। वहाँ से अगर चीज़ों को हम ऑब्जर्व करें तो वो हमारा इनर्शियल हो सकता है, या तो अर्थ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है ना, तो वो भी फ्रेम जो है इनर्शियल होगा। क्लियर है, तो ये अर्थ है, अभी हम इनर्शियल फ्रेम मान के चल रहे हैं क्योंकि अर्थ हम रेस्ट में मानते हैं। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे जो बैठा हुआ है वो हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा, और दूसरा अगर कोई साइकिल है या कोई भी बाइक हो
या कोई भी व्हीकल्स हो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर वो चल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज करना है, नॉर्थ में चल रहा है तो नॉर्थ में 2 मीटर पर सेकंड से तो 2 मीटर पर सेकंड से ऑलवेज, तो हम कहेंगे कि वो इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, और वहाँ से सारा मोशन का डिस्कशन होगा। क्लियर है? तो हम कहेंगे वो इनर्शियल फ्रेम से हम मोशन का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और इसको एक और डिफिनीशन है, समझिए। इनर्शियल फ्रेम जो है, आप जो है न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन जो दिया न्यूटन्स ने, वो आप सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए ना? तो हम ये भी कह सकते हैं द लॉ ऑफ मोशन कैन बी अप्लाई इन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, अगर आपका इनर्शियल फ्रेम है तो हम वहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं। समझ गए? या न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको कह दे कि इस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल है या न्यूटन्स लॉ आप लगा सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये फ्रेम जो है इनर्शियल फ्रेम है। क्लियर है? दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। दूसरा हमारा क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो होता है हमारा, जो इनर्शियल फ्रेम कह रहे हैं नॉन इनर्शियल, तो आप समझिएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो होता है आपका जो रेफरेंस जो आपने माना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, जहाँ से चीज़ें को ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या होता है? एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। ठीक है, यानी इसका वेलोसिटी जो है वेरिएबल होता है। वेलोसिटी हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है ना, वैरी करता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये ही हुआ कि वेलोसिटी 2 मीटर से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, या नॉर्थ से साउथ हो गया, साउथ से ईस्ट हो गया, तो ये हमेशा अपना वेलोसिटी चेंज करते रहे। आइदर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, है ना। तो हम कहेंगे कि ये इसका जो है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो हम चेंज बोलेंगे, और डायरेक्शन भी चेंज होगा तो चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो उस टाइप का जो फ्रेम होगा वेरिएबल वेलोसिटी वाला, उसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, और यह हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन जिस फ्रेम का होगा वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ठीक है, दूसरा और ये है इसमें कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का जो मोशन का लॉ है वो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। लॉ ऑफ मोशन कैन नॉट बी अप्लाइड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो दो तरीका है, दोनों से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आगे देखेंगे तभी समझ में आएगा, है ना। और वहाँ पे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैसे नहीं अप्लाई करेंगे, है ना, डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कैसे नहीं अप्लाई करेंगे वो हम देखेंगे, है ना, अगर नॉन इनर्शियल से डिस्कशन हो रहा है तो। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में कौन सा आ गया? जैसे ये कॉइल है, रोटेटिंग कॉइल है। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा हूँ मेगा, आप यहाँ पे बैठ के इसका मोशन देख रहे हैं, आप खुद ही रोटेट कर रहे हैं, तो ये आप एक्सेलरेटेड मोशन में है। या कोई बाइक से जा रहे हैं, आपका वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है, और कोई ऑब्जर्वर को आप या किसी का मोशन को डिस्कस कर रहे हैं किसी दूसरे बाइक का, तो आप जिस पे बैठे हुए हैं जिस बाइक पे, वो हमारा क्या हो गया? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, और इसके बिना हम मैकेनिक्स पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इसको आप समझ जाए। अब हम देखेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन फॉर रिजिड बॉडी। पहले रिजिड बॉडी के लिए देखेंगे, है ना, सारा हम पहले बता चुके हैं कि किसके लिए पहले देखेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन फॉर रिजिड बॉडी, है ना। रिजिड बॉडी के लिए सबसे पहले देखेंगे, फिर बाद में अपना फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, जो भी आएगा, है ना। तो पहले काइनेमेटिक्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन
रोटेशनल का भी नहीं, पहले ट्रांसलेशनल का देखेंगे, है ना। तो ट्रांसलेशनल मोशन का डिस्कशन आप जान रहे हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि पार्टिकल के सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। और मोशन में क्या क्या चीज़ें होंगे, पोजीशन होंगे, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, डिस्टेंस होगा, स्पीड होगा, वेलोसिटी, ये सारा चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे। तो काइनेमेटिकल कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है, उस पैरामीटर्स को ही हम काइनेमेटिक्स में देखेंगे। तो काइनेमेटिकल कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको देखेंगे। तो पहला में है पोजीशन। पोजीशन का डिस्कशन आपको वेक्टर में कराया गया है ना, और नहीं पढ़े हैं तो यहाँ थोड़ा हम करवा देंगे। और वेक्टर पढ़ लीजिए, बिना वेक्टर को तो ये समझ नहीं आएगा। पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तीसरा हो गया डिस्टेंस, चौथा हो गया आपका वेलोसिटी, पांचवा हो गया आपका स्पीड, और छठा जो हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 6 पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिकल पैरामीटर्स, और जिसके बारे में ही हम पढ़ते हैं वही हमारा काइनेमेटिक्स हुआ। ठीक है, तो एक एक करके हम इसका डिस्कशन करेंगे। पहला है पोजीशन, तो पोजीशन को हम देखते हैं, है ना। सबसे पहले पोजीशन को देखेंगे, है ना, और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना, फिर वेलोसिटी, फिर स्पीड, फिर एक्सेलरेशन, है ना। ये सारा का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसका क्या डिफिनीशन है और कैसे उसका डेरिवेशन होता है, किस तरीके से उससे क्वेश्चन बनता है, कैसे वेलोसिटी निकलेगा, जो भी है ना। तो पहला है हमारा पोजीशन। पोजीशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और पहले इसका डिस्कशन किया गया। वेक्टर है और इसको आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करने के लिए तो कुछ से भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है तो एक्स से भी करता है, कोई वाई से भी करता है, जेड से भी करता है, किसी भी से करता है, लेकिन जेन्युइन आर से हम पोजीशन को, चूँकि ये वेक्टर है इसलिए एरो लगाना तो ज़रूरी है ना। यानी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, है ना। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको दोनों चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है, पोजीशन को अगर डिफिनीशन दे तो कहेंगे पोजीशन हमारा जो है किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। समझ गए, किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी टाइम इंस्टेंट पे। ठीक है, पोजीशन इज एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन रेफरेंस फ्रेम एट ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट। ठीक है, जैसे कोई ये पार्टिकल है और ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ से ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। ठीक है, तो इस पार्टिकल का किसी टाइम इंस्टेंट, इसके पास घड़ी होगा, टाइम इंस्टेंट जिस समय आप घड़ी को देखते हैं और उस समय जो बजा हुआ था वही हमारा टाइम इंस्टेंट हुआ। आपने घड़ी देखा 2 बजा हुआ है और 2 PM है, तो ये हमारा 2 PM जो हो गया टाइम इंस्टेंट है। ठीक है, 3 बजा हुआ है तो 3 PM हमारा टाइम इंस्टेंट हो गया, है ना। तो जिस समय घड़ी देखते हैं जो बजा हुआ होता है उस समय, उसको हम टाइम इंस्टेंट कहते हैं। क्लियर है, तो हम कह रहे हैं कि पोजीशन जो है पार्टिकल का लोकेशन बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है ना, किधर है, नहीं है, उसके बारे में वो बताता है।
तो किसी फ्रेम से, है ना, अलग अलग फ्रेम से इसका पोजीशन अलग अलग हो सकता है ना। हम जैसे सपोज करो कि हम पटना में हैं और दिल्ली का हमसे कोई पोजीशन बताएगा, पूछेगा, तो हम कहेंगे कि 1000 किलोमीटर इधर आप ईस्ट में चले जाइए, वेस्ट में चले जाइए, है ना, जो भी है हम बोलेंगे पटना से जहाँ हुआ। कोई से पूछेगा कि लखनऊ से किधर है, तो लखनऊ वाला अपने अनुसार से उसका डिस्टेंस वहाँ से कुछ होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट और जो भी है कुछ दूरी पे होगा और एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, है ना। तो हर एक रेफरेंस फ्रेम से अलग अलग होगा, है ना। कोई हमारा दोस्त है, हमारे अनुसार से कुछ और दूरी पे होगा या किसी और पोजीशन पे होगा, है ना, और किसी दूसरे के अनुसार से वो किसी और पोजीशन पे हो। पोजीशन तो उसका वही होगा, लेकिन हमारे अनुसार से अलग उसका कह सकते हैं कि लोकेशन सेम होगा, लेकिन पोजीशन हम जो बताएंगे, बताने का जो तरीका होगा वो अलग हो सकता है, लेकिन पोजीशन तो एक ही होगा, जहाँ पे वो होगा वहीं पे होगा। लेकिन फ्रेम के कारण हमारा तरीका जो है, पोजीशन बताने का जो तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये पोजीशन हुआ। अगर इसको हम कहें इस पॉइंट P का, तो हम कहेंगे कि ये हमारा किससे, ये O डैश फ्रेम है। सपोज करो ये O है, O से हम अगर कहें तो यही हमारा पोजीशन हुआ पार्टिकल P का। अगर हम इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया गया था, है ना, R से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप R से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको रेफरेंस से भी हम बता सकते हैं। किससे देख रहे हैं, O से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, P को, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है। बोलने का तरीका, कोई R भी लिखेगा तो चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये क्या है, पोजीशन ऑफ P किस फ्रेम से, विथ रिस्पेक्ट टू R फ्रेम, O फ्रेम से, ठीक है। अब देखिए, एक तो हमने कहा कि ये फ्रेम डिपेंडेंट होता है, दूसरा देखिए यहाँ पे अगर कोई और फ्रेम है तो इसके अनुसार से पोजीशन बताने का अलग हमारा हो जाएगा। ये हो गया, है ना, इसका लेंथ कुछ अलग है, एंगल भी जो भी है अलग बना रहा है। अगर ये O डैश ऑब्जर्वर है तो ये कहेगा कि पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O डैश। तो ये जो हमने पोजीशन बताया वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन पार्टिकल का लोकेशन जो है ये फिक्स है, यहीं पे है, ठीक है। तो ये पोजीशन तो देखिए बताने का अलग अलग तरीका है ना, इस पॉइंट का। तो हर एक ऑब्जर्वर से, हर एक जगह से अलग अलग हम अलग अलग ढंग से पोजीशन को बताएंगे। जैसा जहाँ पे भी ऑब्जर्वर रहेगा उसके अनुसार से उसका पोजीशन होगा, है ना, इसके अनुसार से। देखिए क्लियर है। तो डिफ़र करेगा पोजीशन, देखिए कर रहा है ना, इसका अलग है, O से अलग पोजीशन बनेगा, ये ऐसा बना, है ना, इससे O डैश से ऐसा बना, O से हमारा ऐसा बना पोजीशन इसका, क्लियर है। तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है पोजीशन, है ना, कहाँ से देख रहे हैं उसके अनुसार से आपको वो दूर लगेगा, या जो भी है जितना डिस्टेंस लगेगा उसी के अनुसार से वो लगेगा, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि टाइम पे भी डिपेंड करता है। अगर ये पार्टिकल मोशन में होता तो अभी 2 बजे 2 PM पे यहाँ पे है, हो सकता है कि 2:01 पे यहाँ पे आ गया, तो देखिए पोजीशन चेंज हो गया, है ना। ये P पॉइंट जो था अब ये Q पे आ गया, पार्टिकल जो था पहले P पे था अभी Q पे आ गया, तो पार्टिकल का पोजीशन हम क्या कहेंगे कि ये हो गया हमारा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, O Q हो गया अब विथ रिस्पेक्ट टू, है ना। तो अब यहाँ पे आ गया पार्टिकल, ये पोजीशन हो गया, देखिए इससे डिफर कर गया। तो टाइम इंस्टेंट, हाँ रेस्ट में है तो ठीक है यही रहेगा, लेकिन मोशन में अगर है पार्टिकल है जो मूव कर रहा है तो उस केस में पोजीशन चेंज हो सकता है टाइम के अनुसार से। 2 बजे कहीं होगा, 3 बजे कहीं होगा, 4 बजे कहीं पे भी पोजीशन हो सकता है, ठीक है। तो हम पोजीशन को इसलिए कहेंगे कि पोजीशन लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है किसी पार्टिकल का विथ एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ फॉर ए सर्टेन टाइम इंस्टेंट, ठीक है, किसी खास समय के लिए, क्लियर है। तो ये पोजीशन का डेफिनेशन हो गया, पोजीशन का रिप्रेजेंटेशन आप समझ रहे हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम देखते हैं।
अब पोजीशन जो है हम लिखने का तरीका आप जान चुके हैं। किसी भी फ्रेम से पोजीशन दिया हुआ रहेगा। दो तरीका है पोजीशन को, या तो एक आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताएं, है ना, इसका आप कोऑर्डिनेट दे करके, है ना, क्या कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, है ना, उससे, और या तो पोलर फॉर्म में कह सकते हैं, यानी उसको रियल फॉर्म हम कहते थे, और ये कंपोनेंट फॉर्म एक होता था। तो फिलहाल हम ये किसी पार्टिकल का, ये P है, P पॉइंट है, पॉइंट या पार्टिकल जो भी हो, इसका हमने पोजीशन बताया किसी फ्रेम O से, और इसको हमने लिखा R लिखिए, R कोई दिक्कत नहीं लिख सकते, लेकिन सफिक्स में हम बता देते हैं कि किसका है तो वो समझ जाते हैं लोग, है ना। P का पोजीशन है O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई Q पॉइंट है यहाँ, तो Q का कहेगा तो जिसका पोजीशन कहेगा ना, जिस पे हेड रहेगा, ठीक है, और जिससे कहेगा उस पे टेल। देखिए O से पोजीशन हम इसका P का देख रहे हैं, तो O पे इसका टेल है, वेक्टर है तो वेक्टर का टेल और हेड तो होना ही है ना। अब Q का पोजीशन O से पूछेगा तो Q से चलेंगे, O से चलेंगे Q तक, और O पे हेड, यानी O से P की ओर हमारा पोजीशन बनेगा Q का। तो इसको लिखेंगे पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, या ऐसे भी लिखते हैं O Q, है ना, या इसको O P, दोनों में से कोई तरीका है। इसमें O से P की ओर पोजीशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों थोड़ा सा उल्टा है, तो बात समझिएगा, है दोनों सेम ही चीज़, है ना। आप ऐसे बोले या ऐसे बोले, क्लियर है। तो ये पोजीशन हो गया। पोजीशन हम P से Q का भी बता सकते हैं, Q का P से भी, किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट का पोजीशन ले सकते हैं, है ना, या किसी पार्टिकल का किसी पार्टिकल से भी पोजीशन बताया जाएगा, है ना। अब जैसे ये P पॉइंट है, इसी को हम रेफरेंस मान ले और Q का पोजीशन पूछें, है ना, कहेगा कि पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P बताइए, ठीक है ना। Q का पोजीशन बताइए P के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे Q का पूछ रहा है ना, तो हम कहेंगे P से चलेंगे Q की ओर, और हेड हमारा Q का पूछ रहा है तो Q पे बनेगा, यही हमारा पोजीशन ऑफ Q हो गया विथ रिस्पेक्ट टू P। हम कहेंगे ये पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P है। कोई कहेगा पोजीशन ऑफ P बताइए, यहीं पे कहता P का बताइए Q से, तो हम Q से P की ओर चलते हैं, ऐसा इसको इसी पे लाइन पे बनेगा, है ना, इसको हटा करके, तो हेड किस पे रहेगा, P पे रहेगा, क्योंकि P का पूछ रहा है ना। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ, ये इधर वाला जो है पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, क्लियर है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पोजीशन। अब देखिए हमने सीखा था, देखिए पहला से ही हम देखते हैं, हालांकि वेक्टर में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ये प्लस ये बराबर हम ये कह सकते हैं बाय द ट्रायंगल लॉ, है ना, पढ़े हैं, यानी OP, या हम पोजीशन ऑफ, ये P पॉइंट है, P विथ रिस्पेक्ट टू O प्लस पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P इक्वल टू पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ट्रायंगल लॉ से। A प्लस B बराबर रिजल्ट, है ना, ट्रायंगल लॉ, पहला के हेड पे दूसरा का टेल है, तो रिजल्ट देगा पहला का टेल से दूसरा का हेड तक, तो ये बाय द ट्रायंगल आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम कहें कि पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो हम कहेंगे पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O माइनस पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O हम कर सकते हैं, है ना, ये हमारा फॉर्मूला। तो देखिए किसी दो पॉइंट का किसी एक ही फ्रेम से पोजीशन दिया हुआ रहे, तो दोनों में से किसी का पोजीशन किसी से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला का इस्तेमाल कर करके। जिसका पोजीशन कहेगा उसी में, जिसका पोजीशन कहेगा और जिससे कहेगा उसको घटाना है, और ये दोनों का पोजीशन किसी फिक्स रेफरेंस फ्रेम से दिया हुआ ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका पोजीशन O से और इसका O डैश से दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे घटाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर है। इसी प्रकार से यहाँ पोजीशन ऑफ P भी निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Q। आप जस्ट इसको इधर से
इधर बनाइएगा तो ये प्लस ये बराबर ये होगा। और इसमें चूँकि हम पी का पूछ रहे हैं तो पोजीशन ऑफ पी ओ से दिया हुआ रहेगा, माइनस कर लेंगे पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू, दोनों का सेम फ्रेम से दिया हुआ है तो वो हम करेंगे, ठीक है, माइनस करें। जिसका पूछेगा उसी में, जिससे पूछेगा उसका माइनस होगा। क्लियर है। तो ये आप किसी दो पॉइंट का एक ही फ्रेम से पोजीशन दिया हुआ है तो दो एक दूसरे का पोजीशन आप किसी एक से दूसरे का निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। क्लियर है। तो ये हमारा, और ये इसका न्यूमेरिकल्स भी हम किए थे, वेक्टर जब पढ़ रहे थे ज़्यादा, आप वहाँ पे क्वेश्चन भी वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रियल फॉर्म में, ये सारा चीज़ें दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे ये हमको रियल फॉर्म में देने का मतलब ये हो गया कि आप ये अभी इसको ऐसे कर देते हैं ताकि और अच्छे से पोजीशन का जब वैल्यू देगा तो या तो रियल फॉर्म में देगा और या तो आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में देगा, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देगा, है ना, उसका पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और कोऑर्डिनेट्स दे रखा होगा, तो हम कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये पॉइंट पी है, पार्टिकल पी पे है, और ये ओ रेफरेंस है हमारा, और ये एक्स एक्सिस बाई जो भी है, और यहाँ से हमने कहा कि ये हमारा यहाँ पे सही से यहीं पे पार्टिकल लाइन कभी मेरा स्ट्रेट बनता है, यहाँ पे पार्टिकल है ना। तो ये हमारा पोजीशन हो गया पी का, और इसका वैल्यू जैसे हमने कहा कि पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, और इसका वैल्यू दो टर्म में दिया हुआ रह सकता है, या तो रियल फॉर्म में दिया हुआ रह सकता है वेक्टर, उसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, और इसमें इसका लेंथ दे रखा होगा, जैसे मान के चलो ये 5 मीटर का है, और ये हर एक एक्सिस से कौन देगा अल्फ़ा बीटा और ये गामा, तो कहेंगे 5 मीटर अल्फ़ा मान के चलो कि 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 60 डिग्री फ्रॉम बाई एक्सिस, एंड कर लेंगे एंड 45 डिग्री फ्रॉम जेड एक्सिस, ऐसा कुछ देगा वैल्यू जब देगा, है ना। 3 डायमेंशनल होगा तो 2 डायमेंशनल ही रहेगा, ऐसा कुछ है। और ये पोजीशन है, ये एक्स है और ये बाई है, तो ये पॉइंट है ना, ये पी है और ये ओ से हम देख रहे हैं, तो ये एक्स से ये एंगल मान के चलो कि 30 डिग्री या 45-45 डिग्री दिया हुआ है ना। और ये पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ है, और ये 2 मीटर पे है, तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू ऐसे दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ये 2 मीटर कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से पोलर फॉर्म ये हुआ, या रियल फॉर्म हम कहते हैं। दूसरा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म, जैसे इस पॉइंट का पॉइंट दे देगा, मान के चलिए ये 2 दे दिया, कोऑर्डिनेट दे देगा 2 है, 3 है, -5 है, ऐसा कुछ दे दिया। ये चूँकि 2 ही में है तो 2 दे दिया और -3 दे दिया। तो अब इसका अगर पोजीशन हमको कहता, तो आप जानते हैं पोजीशन लिखने के लिए, और ये पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, जिस फ्रेम से कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा उसी फ्रेम का, उसी से हम पोजीशन इसका निकाल सकते हैं। बस इसमें कुछ करना नहीं है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा बाई जेड, एक्स यानी आई, बाई यानी जेड, बाई यानी जे अलॉन्ग जेड, और जेड यानी ये -5 है, और इसको हम के से, ठीक है। वैल्यू को जो कोऑर्डिनेट है उसको डायरेक्शन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स अलॉन्ग एक्स ना लिख करके आई, अलॉन्ग बाई ना लिख करके जे, अलॉन्ग जेड ना लिख करके के, यानी 2i + 3j - 5k, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर कहता तो हम कहते पोजीशन ऑफ पी 2i, और ये माइनस ये प्लस बीच में रहता और ये j, यानी 2i - 3j। क्लियर है। तो
ये दोनों सेम वैल्यू जब भी हम ऐसा एग्जैक्ट कुछ लिए नहीं है, बस हम कह रहे हैं कि किसी पॉइंट का पोजीशन दो तरीके से वैल्यू दिया जा सकता है, एक पोलर फॉर्म में दिया जा सकता है और या एक कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया जा सकता है। कोऑर्डिनेट से आप ये कंपोनेंट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है ना। कोऑर्डिनेट और वेक्टर सेम होता है बहुत सारा चीज़ उसका, तो आप बात समझ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं पोजीशन, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो, और रियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना आप जानते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा पोजीशन के बारे में था, ठीक है। और किसी पार्टिकल का पोजीशन आपको किस तरीके से निकालना है वो आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आप बनाइएगा, ये x है, y है, ये O फ्रेम है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है 5, 3 और ये 4 -3 दिया हुआ है, या -6 कर लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यानी इस पॉइंट का पोजीशन तुमको मालूम हो जाएगा, इस पॉइंट का भी पोजीशन मालूम हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में। और ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q निकालिएगा, ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, क्योंकि O से दोनों का दिया हुआ है, इसीलिए पोजीशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू O, और ये निकल जाएगा, है ना, ये पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O निकल जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। सिंपली हमको यही करना है, 5 है, x है यानी I हो जाएगा, 3j y है तो 3j कर लेंगे बस, है ना। दोनों निकल गया, दोनों का अब वैल्यू घटा लीजिएगा, आराम से उसका निकल जाएगा। और अगर आपको डायग्रामेटिकली बनाना है तो P का Q के रिस्पेक्ट में, तो Q से P की ओर चलना है और हेड है जो P पे बनेगा। यही हमारा हो गया पोजीशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। और वैल्यूज ये दोनों का निकल जाएगा, ये भी निकल ही जाएगा, निकाल ही दे रहे हैं Q का O के रिस्पेक्ट में, ये 4i - 6j हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू दोनों का रखिए, घटाइएगा, निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। और कंपोनेंट से आप रियल में भी उसको चेंज कर सकते हैं, ये सारा पढ़ाया गया है ना। तो ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फर्स्ट काइनेमेटिकल पैरामीटर्स के बारे में, और यानी पोजीशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।